हेलो बच्चों, हम आज मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म इंडिविजुअली बहुत पुराने कॉन्सेप्ट हैं। लोगों को लगभग 2000 साल से चार्ज, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जैसा कॉन्सेप्ट का आइडिया था। इसी तरीके से मैग्नेटिज्म भी इक्वली पुराना कॉन्सेप्ट है। लोग हजारों सालों से डायरेक्शन के लिए, नेविगेशन के लिए मैग्नेटिक कंपास का यूज करते रहे हैं। बच्चों, मैग्नेटिक कंपास एक डिवाइस होती है जिसमें एक नीडल होती है जो कि नेचुरली नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइंड होती है। जब ये नीडल किसी दूसरे मैग्नेट की विसिनिटी में आती है तो इस नीडल में डिफ्लेक्शन होता है, अदरवाइज ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही अलाइंड रहती है। इसकी इसी प्रॉपर्टी की वजह से लोग मैग्नेटिक कंपास को डायरेक्शन के लिए इतने समय से यूज करते आ रहे हैं। बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म दोनों इतने पुराने कॉन्सेप्ट होने के बाद भी इन दोनों कॉन्सेप्ट में कोई रिलेशन है, इस चीज का आइडिया लोगों को नहीं था। हम इसी रिलेशन को ही मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट कह रहे हैं। ऑल्दो लोगों की कुछ ऑब्जर्वेशन थी। होता क्या था कि सेलर जब सेल पे जाया करते थे तो वो डायरेक्शन के लिए मैग्नेटिक कंपास का यूज किया करते थे। उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि जब भी लाइटनिंग स्ट्राइक करती है तो कंपास की नीडल डिफ्लेक्ट हो जाती है। और मैंने आपको अभी बताया कि कंपास की नीडल तब डिफ्लेक्ट होती है जब ये किसी दूसरे मैग्नेट की विसिनिटी में आती है, यानी लाइटनिंग की वजह से, विच इंप्लाइज मूवमेंट ऑफ चार्ज की वजह से कुछ तो मैग्नेट जैसा इफेक्ट आ रहा था। पर उन्होंने इस ऑब्जर्वेशन को वैसे ही इग्नोर कर दिया जैसा कि हम डे टू डे लाइफ में कई बार छोटी छोटी बातों को इग्नोर कर जाया करते हैं। यह सिमिलर सिचुएशन 1820 में प्रोफेसर ऑरस्टेड के सामने आई। प्रोफेसर ऑरस्टेड एक डैनिश प्रोफेसर थे जो कि क्लास में करंट इलेक्ट्रिसिटी पर डेमोन्स्ट्रेशन दे रहे थे। उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि जैसे ही उन्होंने सर्किट को क्लोज किया, सर्किट में करंट फ्लो होना स्टार्ट किया तो उनके पास रखा हुआ कंपास डिफ्लेक्ट हो गया। उन्होंने इस ऑब्जर्वेशन को इग्नोर नहीं किया, बल्कि ही रेज द क्वेश्चन व्हाई, एंड रेस्ट इज हिस्ट्री। आज हमारे पास मोटर, जनरेटर जैसे ढेर सारी ऐसी डिवाइसेस हैं जो कि मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रिसिटी के रिलेशन से ही बन पाई है। इसके बाद ऑरस्टेड साहब ने सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स किए और उन्होंने कई चीज़ें ऑब्जर्व करी। हम ऑरस्टेड एक्सपेरिमेंट्स और ऑब्जर्वेशन की ही बात करने जा रहे हैं। उन्होंने क्या देखा बच्चों कि जैसे एक सर्किट है और इस सर्किट में भी कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है, यानी कि स्विच ऑफ है, तो मैग्नेटिक कंपास में कोई डिफ्लेक्शन भी नहीं है। अगर सर्किट में करंट फ्लो करने लग जाए तो ये कंपास डिफ्लेक्शन शो करना शुरू कर देगा, और अगर हम बैटरी की डायरेक्शन को चेंज कर दें तो डिफ्लेक्शन भी रिवर्स हो जाएगी। यानी कि अगर हम करंट की डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं तो डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन भी चेंज हो जा रही है। और भी कुछ उनकी ऑब्जर्वेशंस थी। उन्होंने ये भी देखा कि अगर हम करंट की वैल्यू बढ़ा देते हैं सर्किट में तो डिफ्लेक्शन का मैग्नीट्यूड भी बढ़ जाएगा। अब कंपास ज्यादा डिफ्लेक्शन शो करेगा। अगर हम इन सारी ऑब्जर्वेशंस को टेबुलेट करें तो हमारे पास की ऑब्जर्वेशंस क्या क्या आई बच्चों कि अगर सर्किट में कोई करंट नहीं है तो डिफ्लेक्शन भी नहीं है कोई कंपास में। अगर सर्किट में स्मॉल करंट है तो कंपास भी स्मॉल डिफ्लेक्शन शो करेगा। अगर सर्किट में लार्ज करंट है तो डिफ्लेक्शन भी लार्ज होगी, और अगर हम करंट की डायरेक्शन को अपोजिट कर देते हैं तो डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन भी बच्चों अपोजिट हो जाएगी। तो ये हमारी ऑरस्टेड एक्सपेरिमेंट की कुछ की ऑब्जर्वेशन थी। तो बच्चों, हमने ये तो देख लिया ऑरस्टेड एक्सपेरिमेंट से कि करंट कैरिंग वायर मैग्नेट की तरह बिहेव करती है, यानी कि करंट कैरिंग वायर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो जाता है। मैंने टर्म यूज किया मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? जैसा कि आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड देखा है, वैसा ही ये कुछ कॉन्सेप्ट है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता था बच्चों? किसी चार्ज के अराउंड एक रीजन होता है, एक स्पेस होता है जहां तक इस चार्ज की प्रेजेंस को फील किया जा सकता है। उसी तरीके से एक मास के अराउंड ग्रेविटेशनल फील्ड होती है जहां पे अगर कोई दूसरा मास रखा जाए तो दैट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स। तो जिस तरीके से बच्चों चार्ज के अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, मास के अराउंड ग्रेविटेशनल फील्ड होता है, इसी तरीके से मैग्नेट के आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड होता है। और इस रीजन में, इस स्पेस में अगर हम कोई दूसरा मैग्नेट प्लेस करेंगे तो इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स। तो बच्चों, अब हमारे पास यहां से 3 क्वेश्चन अराइज होते हैं। हमारे मन में भी 2-3 क्वेश्चन आ रहे होंगे। क्या क्या होंगे मेजर क्वेश्चंस? एक तो पहली चीज हमको ये लग रही होगी कि आखिर करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस क्यों करता है। दूसरी चीज कि आखिर इस ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है तो उसकी मैग्नीट्यूड क्या है, इसकी डायरेक्शन क्या है, वैल्यू क्या है। और थर्ड
कि इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। हम एक एक करके तीनों क्वेश्चंस को देखते हैं, क्या आंसर्स हमको मिलते हैं। सबसे पहले बच्चों हम बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन की। तो हम मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? जिस तरीके से हम इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को ई वेक्टर से रिप्रेजेंट करते थे, इसी तरीके से हम मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को बी वेक्टर से रिप्रेजेंट करेंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को बच्चों हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? बी वेक्टर से। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और रिप्रेजेंटेशन कैसा हो गया? बी वेक्टर, कुछ आपका ई वेक्टर की तरह ही। अब बात करते हैं, अगर हम इसकी यूनिट की बात करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की अगर हम एसआई यूनिट की बात करें बच्चों, तो एसआई यूनिट होती है टेस्ला, ऑन द नेम ऑफ ग्रेट साइंटिस्ट निकोलस टेस्ला, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों कैपिटल टी से। इसी तरीके से अगर हम सीजीएस यूनिट की बात करें तो सीजीएस यूनिट इज गॉस, ये भी साइंटिस्ट के नाम पे ही है, सीजीएस यूनिट इज गॉस, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों कैपिटल जी से। और एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट में रिलेशन कैसा है? तो 1 टेस्ला इज इक्वल टू बच्चों 10 टू पावर 4 गॉस। इस तरीके से एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट आपस में रिलेटेड हैं। तो बच्चों हमने ये देख लिया अब तक ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट से कि करंट कैरिंग वायर मैग्नेट की तरह बिहेव करती है, उसके अराउंड, उसकी विसिनिटी में मैग्नेटिक फील्ड होती है, और उस मैग्नेटिक फील्ड को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? बी वेक्टर से। उसकी एसआई यूनिट टेस्ला होती है और सीजीएस यूनिट गॉस होती है। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो था कि आखिर करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस क्यों करती है? ऐसा क्या है करंट कैरिंग वायर में कि उसकी विसिनिटी में मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है? तो बच्चों अगर हम ध्यान से देखें तो करंट का मतलब क्या हुआ? मूवमेंट ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को ही तो हम करंट कहते हैं। तो यानी कि करंट का मतलब हुआ फ्लो ऑफ चार्ज। बेसिकली बच्चों मैग्नेटिक फील्ड मूवमेंट ऑफ चार्ज की ही प्रॉपर्टी है, यानी मूविंग चार्ज प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। जिस तरीके से चार्ज रेस्ट में होता था तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता था, उसी तरीके से अगर चार्ज मूव कर रहा है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही प्रोड्यूस करता है। तो बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड मूविंग चार्ज की ही प्रॉपर्टी है। उसकी नेचुरल प्रॉपर्टी है कि चार्ज जब मूव करेगा तो इट विल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, और इसी तरीके से अगर चार्ज एक्सेलरेट कर रहा है तो इट विल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, इट विल प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड एंड इट विल प्रोड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। हमने बच्चों इलेक्ट्रोस्टैट्स में इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ लिया है, इस चैप्टर में हम मैग्नेटिक फील्ड पढ़ने वाले हैं, और आगे आने वाले सब्सिक्वेंट चैप्टर्स में हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी देखेंगे। अभी हमारा फोकस मैग्नेटिक फील्ड पे होने वाला है। तो बच्चों यहां से अगर हम एक क्वेश्चन देखें, एक क्वेश्चन हमारे सामने आता है, अ चार्ज पार्टिकल इज प्लेस्ड नियर टू अ करंट कैरिंग वायर, देन व्हाट इज द नेचर ऑफ फोर्स ऑन रेस्ट चार्ज। यानी कि अगर एक करंट कैरिंग वायर के पास एक चार्ज रख दिया जाए और ये चार्ज रेस्ट पे है तो इस पे क्या फोर्स लगेगा? तो इसका हम क्या आंसर करना चाहिए हमको? तो देखते हैं कि देखो बच्चों की ये करंट कैरिंग वायर है तो इट विल बिहेव एज अ मैग्नेट, यानी इसकी एक मैग्नेटिक फील्ड होगी, और मैग्नेट के पास अगर आपने एक चार्ज रख दिया है तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगता। मैग्नेट के पास कोई चार्ज रखने पे फोर्स थोड़ी लगेगा। मैग्नेट के पास कोई दूसरा मैग्नेट रखा हो या चार्ज के पास कोई दूसरा चार्ज रखा हो तो फोर्स लगेगा। यहाँ पे एक मैग्नेट के पास चार्ज रखा हो, मैग्नेट क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि करंट कैरिंग वायर बिहेव्स एज अ मैग्नेट, उसके पास कोई चार्ज रखा हो तो इट विल नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स। तो इसका क्या आंसर होना चाहिए बेटा? इलेक्ट्रिक फोर्स नो, क्या मैग्नेटिक फोर्स? नो, बोथ 1 and 2 नो, तो कोई भी फोर्स नहीं होना चाहिए। तो सो द करेक्ट आंसर इज नन ऑफ द एबव। पर बच्चों के मन में यहाँ पे एक सवाल आता है कि सर अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं तो यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होनी चाहिए इसकी वजह से, क्योंकि आपने अभी बताया कि मूविंग चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करता है, यानी कि इस करंट कैरिंग वायर से इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों होनी चाहिए, और ये चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। यानी अगर इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड्स में आपस में इंटरेक्शन होगा तो इस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो लगना चाहिए। चलो आपने बोला मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में कोई फोर्स, इसमें कोई इंटरेक्शन नहीं है, इनकी वजह से कोई फोर्स नहीं लगेगा, पर ये जो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं इनकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का इस चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड से इंटरेक्शन होगा, यानी इनके बीच में तो फोर्स लगना चाहिए, यानी यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो लगना चाहिए। लेकिन बेटा ऐसा नहीं है। देखो ये जो करंट कैरिंग वायर है ये चार्ज नहीं है, इस पे नेट चार्ज 0 है। इसमें ओवरऑल अगर देखा जाए, एज अ होल देखा जाए तो इसमें कोई चार्ज नहीं है।
इसमें जितने पॉजिटिव चार्ज है उतने ही निगेटिव चार्ज है। इलेक्ट्रॉन्स तो अंदर ही मूव कर रहे हैं ना, ऐसा थोड़ी हो जा रहा है कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स बाहर मूव कर गए और ये वायर हमारी चार्ज हो गई, नहीं। तो इस तरीके से एज अ होल अगर हम देखें तो ये वायर चार्ज्ड नहीं है, यानी कि इस वायर की वजह से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड होगा, और मैग्नेटिक फील्ड और इस चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटरेक्शन की वजह से कोई फोर्स नहीं आएगा। हाँ, अगर मान लो कि इस चार्ज को ही अगर हम मूव कराने लग जाएं, तो ये चार्ज अगर मूव करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस होंगी, क्योंकि यहाँ पे चार्ज मूव कर रहा है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो इस वायर में ओवरऑल कोई चार्ज नहीं है, तो इसकी वजह से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं होगा, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस चार्ज पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है। तो हमारा आंसर क्या होगा बच्चों? नन ऑफ द एबव। तो अगर हम इन फोर्सेस को कंक्लूड करें तो देखो, अगर एक चार्ज रेस्ट में है, दूसरा चार्ज भी रेस्ट में है, तो यानी कि इनका इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटरेक्शन होगा, और यहाँ पे जो फोर्स लगेगा बच्चों कौन सा लगेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। इसी तरीके से अगर हम दो मैग्नेट्स ले लेते हैं तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड्स का इंटरेक्शन है, यानी यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की इंटरेक्शन की वजह से मैग्नेटिक फोर्स लगेगा सेकंड वाले केस में। लेकिन अगर हम इस तरीके से एक चार्ज को मैग्नेट के विसिनिटी पे रख देते हैं और चार्ज रेस्ट में है, तो इस बार ना तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा और ना ही मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, दोनों ही एब्सेंट होंगे। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हमने ये कंक्लूड किया कि किस तरीके से चार्ज और मैग्नेट आपस में इंटरैक्ट करते हैं, उनके इंटरेक्शन फोर्सेस किस तरीके से होते हैं।